हाँ, लीनियर और सर्कुलर, ठीक है चलेगा, इतने से काम हो जाएगा। और लीनियर में मतलब ये सारे मोशन के तीन कैटेगरीज होंगे, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एंड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। हाँ, धीरे बोल। मोशन के दो टाइप, सारे मोशन के। पहला टाइप यूनिफॉर्म मोशन जहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। दूसरा टाइप नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में भी दो टाइप होते हैं। पहला होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जिसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। और उसका अगला वाला होता है जिसमें नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो खुद चेंज करता रहता है। ठीक है, तो कितने हुए? तीन। तीन ना, यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी कांस्टेंट, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तीन। इसमें से आखिरी के दो जो है वो क्या बोले जाते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। गुड, गुड। व्हाट डू यू मीन बाय काइनेमेटिकल इक्वेशन? काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या होता है बेटा? बोलो बोलो। अब सबको पता है, मारूंगा मैं। हाँ, उनको इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स बोलते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। ठीक है, और एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दे आर काइनेमेटिक्स इक्वेशन। तुम लोग नाम डुबाने वाले होंगे। हाँ। ठीक है, मैंने सोच के बोला। अब उसके बाद आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाइड टू मोस्ट बॉडीज वी कम अक्रॉस इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, बेसिकली काइनेमेटिक्स में क्या होता है उसके शुरू में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि द causing agent of the motion is not described and is not desired. When we are just looking at kinematics aspect of the motion, we are not concerned with the causing agent. ठीक है, उस causing agent का इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर। ठीक है। अब बेसिकली जब कॉजिंग एजेंट को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और हमने पहले ही बिना कॉजिंग एजेंट के मोशन को एनालाइज कर लिया है, तो जब मुझे कॉजिंग एजेंट का पता चला तो फिर से मेरे किसी भी क्वेश्चन के अंदर कॉजिंग एजेंट का बता करके और फिर उसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए बोला जा सकता है। ठीक है ना? दैट मीन्स आपको बेसिकली फोर्सेस दे दिए रहेंगे। फोर्सेस देने के बाद आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया अपने बॉडी का, डीपी बाई डी टी, एफ इज इक्वल टू एम ए। अब एक्सेलरेशन आपको पता है, इनिशियल कंडीशंस दे करके उसका फाइनल कंडीशन पूछा जा सकता है। तो आपको तुरंत शिफ्ट करना होगा काइनेमेटिक्स इक्वेशन पे। ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी, इंटीग्रल फिर लेना होगा। या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो यू विल बी सिंपली यूजिंग द एस इज इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। बात समझ में आ रही है हम लोगों को? तो ये इंटरलिंकिंग क्रिएट कर दी जाती है ऑटोमेटिकली, आई मीन ये क्रिएटेड है। ठीक है, मैं पुश करूंगा तो सिर्फ फोर्स लग रहा है और एक्सेलरेशन हो रहा है, इससे मेरा क्या भला होने वाला है? मुझे पता करना पड़ेगा ना इसका पोजीशन कैसे चेंज हो रहा है। अल्टीमेट पर्पस तो वही है। ठीक है, काइनेमेटिक्स इज द अल्टीमेट पर्पस। और हाँ, बट एजेंट्स की एनालिसिस हम उसके अगले मतलब उसके बाद करते हैं। इट्स लाइक कौन कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, ये वाली चीज हम पहले पूछ लेते हैं, क्यों जा रहा है वो बाद में बताते हैं। ठीक है, जैसे तुझे ब्लड टेस्ट कराने जाना है, रीजन क्या है? बदमाशी, रात रात को जाकर के मस्ती करना, है ना, जिसकी वजह से बुखार आ गया। तुमने बोला कल के लेक्चर में। कल था ही नहीं लेक्चर में।
तो परसों के लेक्चर में बोला होगा। नहीं था। क्या बोला था? हाँ कभी तो इसने बोला था ना, है ना? पार्टी कर रहा था मैं क्लास में बोलते। चलो चलो नेवरदलेस अभी फिलहाल आगे बात करते हैं। ऑल बॉडीज आर गवर्न बाय न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, ये वाली चीज तो ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे। एंड द नेचर ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन, लाइक फोर्स, नेचर ऑफ फोर्स इन ग्रेविटेशन एंड फ्री फॉल या फिर फॉलिंग बॉडी अंडर द ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। द नेचर ऑफ फोर्स इज द सेम, जो कि ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में एस्टैब्लिश करेंगे हम लोग। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स फॉर फिक्स्ड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, दैट इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। Bodies possess potential energy and kinetic energy due to their position and motion respectively, which may change. Their total energy is conserved in absence of any external force. ठीक है, ये है वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, गुड। अब आगे बढ़ लेते हैं। दो चीजें, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। Kinematics, we describe various motion without discussing their cause. Various parameters discussed in kinematics are distance, displacement, speed, velocity, acceleration. Dynamics, we describe the motion along with its cause. ठीक है, दो important mechanics के aspect होते हैं, kinematics and dynamics. Kinematics में we just investigate about the position and change in position of the particle without knowing or describing or tendency to know about the cause. Dynamics में we have to know the cause, ठीक है, cause जानने के बाद उसका description of motion देते हैं. So that's fundamental difference between these two aspect of two different dimensions of physics, mechanics basically. अब मोशन हमेशा लीनियर नहीं होता है, कभी कभी रोटेशन भी हो सकता है, उसका इन्वेस्टिगेशन हम आगे के चैप्टर में करते हैं, दैट इज टॉर्क, रोटेशन। ठीक है, बोलो। डायनेमिक होता है, यस, टॉर्क इज डायनेमिक। ठीक है, पैरामीटर डिस्कस्ड इन डायनेमिक्स आर मोमेंटम, फोर्स, एनर्जी, पावर, etc. in addition to those in kinematics. It must be understood that motion is strictly a relative concept. This is a very key word, or this is a very important aspect. Motion is strictly a relative concept, that is, it should always be described in context to a reference frame. ठीक है, हमने जैसे कल के दिन में कुछ कुछ क्वेश्चंस किए, वहां पर हम मतलब हम डिस्कस कर रहे थे या बता रहा था मैं, और जहां पे नहीं बता रहा था वहां पर वेल अंडरस्टूड है कि ऑल द मोशंस वेयर या ऑल द फोर्सेस वेयर विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड फ्रेम। ठीक है, और ऑल द एक्सेलरेशन टेकन वेयर विद द रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड फ्रेम। एक्सेलरेटर वाले में मैंने डिस्क्राइब किया है प्रिसाइजली कि ये ग्राउंड फ्रेम में हम उसको देख रहे हैं तो वो ऊपर जा रहा है। अगर हम एक्चुअली एक्सेलरेटर के अंदर बैठे हुए रहेंगे, एलिवेटर के अंदर बैठे हुए रहेंगे, तो वो इंसान हमको चलता फिरता नहीं दिखेगा, ऊपर जाता हुआ क्यों दिखेगा? लिफ्ट में हम जा रहे होते हैं तो हमारा को पैसेंजर हमको ऊपर जाते हुए थोड़ी दिखता है, और आपके साथ खड़ा दिखता है, वो मूव नहीं कर रहा है, वो भी मूव कर रहा है जैसे आप मूव कर रहे हो। ठीक है ना? हाँ, तो हमारा वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही मूव कर रहा है, हम खुद मूव कर रहे हैं तो हमको वो मूव करता हुआ नहीं दिखेगा। ग्राउंड पे खड़ा कोई इंसान दिखेगा तो फिर दोनों मूव करते हुए दिखेंगे उसको। तो अभी पॉइंट क्या है, क्या उस पे फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है दूसरे वाले पे? दूसरा वाला मतलब आपके साथ जो को पैसेंजर जा रहा है उस पर फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। कैसे? नहीं, तुम्हारे रेस्पेक्ट में उस पर फोर्स नहीं लग रहा है ना। इन जनरल कुछ नहीं होता है फिजिक्स में, ये तुमको स्पेसिफिकेशन समझने हैं, यही तो है फिजिक्स। तो आपने पूरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया।
किया भी नहीं जाएगा। So, see, the idea is, अब ऐसे थोड़ी है कि हमने जब ये कॉन्सेप्ट पढ़े या बनाए उसके बाद से मोशन चालू हुआ, ठीक है। मोशन पहले से हो रहा था, हमने कॉन्सेप्ट अपने समझने के लिए बनाया है, ठीक है, सो दैट आप जैसे बच्चों को पढ़ा सके, हम मेरे टीचर मेरे जैसे बच्चों को पढ़ा सके, और आप फर्दर उस ज्ञान को आगे ट्रांसफर करें, so that in order to understand different aspects of motion of different bodies, and we can explain it, and most importantly we can control it if it is possible, ठीक है। अगर पॉसिबल है तो उनके मोशन को हम कंट्रोल कर पाए, उसके लिए हमने ये फॉर्मुलेशंस क्रिएट किए हैं। इज दैट ओके? ओके, एक चीज तो हो गया। तो ये एक्सीलरेटर वाला जो बताया मैंने ना, वो ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। सिमिलरली जैसे यहां पर एनर्जी दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अगर, अरे वहां पे नहीं दिया हुआ है, कहीं पे ऊपर में दिया हुआ है ना, फोर्स एंड एनर्जी एंड मोमेंटम एंड पावर, तो उससे मुझे याद आ गया, तो इसका मतलब, हाँ, उससे मुझे एक क्वेश्चन याद आ गया, तो उसको मैं क्लब कर दे रहा हूं उसी एक्सीलरेटर प्रॉब्लम में। मुद्दे की चीज ये है कि अगर ग्राउंड से देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी दोनों पार्टिकल्स की रहेगी, मेरी भी और मेरे को पैसेंजर की भी, बट मेरे रेस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या रहेगी? लड्डू मूव ही नहीं कर रहा है, ठीक है, दोनों बैठे हुए हैं। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो फ्रेम, आई मीन बीट काइनेटिक एनर्जी बीट फोर्स, बोथ आर फ्रेम डिपेंडेंट एंटिटी, रेफरेंस फ्रेम पर इनकी वैल्यू डिपेंड करेगी। इज दैट ओके? जनरली हमारे दिमाग में आ जाता है कि काइनेटिक एनर्जी तो वेक्टर नहीं है, स्केलर है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उसका क्या लेना देना, ये जनरल मिसकंसेप्शन आ जाता है, ठीक है, थोड़ा ज्यादा पढ़ने के बाद। कम पढ़े जब रहते हैं तो नहीं आता। बस 2 3 4 चैप्टर और आगे बढ़ेंगे, ज्यादा पढ़ लेंगे ना, तो फिर हमारे दिमाग में ये मिसकॉन्सेप्ट आ जाता है। आप बहुत सही करता है। बताया सबको। क्या? ऐसे अबे तुम नाम डुबाएगा, मुझे पूरा भरोसा है। मैं पेपर निकला जितना तो मुझे क्या कॉम्पिटिटिव तो बना पेपर निकला जितना ये एकदम मेरे 4 5 का है, जो गलत लिखा है, दो भी तुक्के में मार दिया तो तो लगे तो ना पढ़ दे वो भी ऊपर लिखता है, तो पीछे भी लिखते मुझे चलो, टीचर का टेंशन कम करता है। Okay, it should always be described in constant context to a reference frame. For example, if you are running bus, neither you nor your co-passenger sitting in the bus are in motion in your reference, that is moving bus. However, from ground reference bus, you and all passengers are in motion. If not random, motion in real life may be understood separately as linear, circular, or rotational, oscillatory, etc., or some combination of these. While describing any of these, we need to know the corresponding forces responsible for these motions. Trajectory of any motion is described by acceleration and initial velocity. Trajectory का मतलब क्या होता है? The path of motion, that is x and y coordinate के बीच में relation while the body is moving, how they are varying. Is that okay? हाँ बेटा, हाँ सीधी आती है, डिपेंडिंग अपॉन तुम्हारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, ठीक है। It will always depend on angle of projection. If you are throwing it at 90 degree, हाँ, तो वो उसी एंगल पे आएगा, ठीक है। अच्छा, बट रुक जाओ, अभी हम
अभी जब आप कर रहे हो इसको फेंक रहे हो ऊपर, तो इट इज कमिंग टू योर हैंड, ठीक है। इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स अगर हम लॉन्च करते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स, इज दैट ओके? कॉन्टिनेंट के बीच में हाँ, अग्नि, इंडिया के पास है अग्नि, 5,000 किलोमीटर रेंज है उसका। वो कुछ भी तो हाँ, 5,000 वाले से इतना है। ओके, अब क्या है? हाँ, तो मुद्दे की बात पर आते हैं, बेवकूफी नहीं करते हैं। यूएसए घुस गए करा फॉर्मेट। अबे इजराइल उसी ने क्रिएट किया है, तो घुसेगा नहीं। यूएसए घुसा हुआ। अरे बाइडेन नाक तोड़ दूंगा। बाइडेन स्टार मिले बस और हाँ हाँ, मैं कुछ और बता रहा था, ये सब कहीं और लेकर के चले। देखिए, आ ये वाली चीज आइडियल कंडीशन में ट्रू होती है, दैट इफ आई एम प्रोजेक्टिंग अ बॉडी एट perpendicular to the surface, no matter what velocity and what velocity you are putting to it, obviously the velocity has to be lesser than the escape velocity for earth, ठीक है। पर कुछ भी वेलोसिटी के साथ उसको अपवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे हम, लेस देन escape velocity, it is going to come escape velocity। escape velocity से अगर हम प्रोजेक्ट करेंगे किसी पार्टिकल को, तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के बाहर निकल जाता है, फिर वो वापस नहीं आएगा, लॉस्ट इन यूनिवर्स, ठीक है। उस वेलोसिटी से नीचे अगर किसी भी चीज को प्रोजेक्ट किया, तो आइडियल कंडीशन में इट इज गोइंग टू कम बैक एट द सेम एंगल, ठीक है। सेम मतलब वर्टिकली भेज रहे हो तो वर्टिकली आएगा। मैंने बोला कि उससे कम स्पीड से अगर किसी भी चीज को मैं प्रोजेक्ट करता हूं, तो वो सीधा अगर भेजा उसको, तो वो सीधा आकर के गिरेगा, ठीक है। ये क्या है? आइडियलिटी। रियलिटी में ऐसा नहीं होता, राइट। देयर इज गोइंग टू बी एटमॉस्फेरिक रेसिस्टेंस विच इज गोइंग टू ऑपरेट। जो देखिए एक्चुअली वो है क्या कि अर्थ रोटेट कर रहा है, तो जो उसका इनर रोटेशनल स्पीड है वो इस पार्टिकल को ऑटोमेटिकली मिल जाता है, ठीक है। तो जैसे ये रोटेट कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे, तो ये भी ऑटोमेटिकली जब प्रोजेक्ट करेंगे हम इसको अर्थ के सरफेस से, तो इसके साथ वो वाला मोशन जो है ऑटोमेटिकली है। अब पॉइंट ये है कि ये ऐसे भी मूव कर रहा है और साथ साथ ऊपर जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है, उतने देर में जहां पर ये गिरा, ये उसी जगह पर गिरेगा जहां से इसको छोड़ा गया, क्योंकि उतने देर में अर्थ उतना ही रोटेट करेगा जितना ये शिफ्ट करेगा। इज दैट ओके? भाग तो अर्थ रोटेट करके पहुंच गया वहां पे ना, यानी तुम जहां पे खड़े थे तुम रोटेट करके वहां पे पहुंच। हाँ हाँ अब पॉइंट ये है कि अगर बहुत हाई स्पीड से हमने प्रोजेक्ट किया और एटमॉस्फेरिक रेसिस्टेंस को हम कंसिडर करेंगे, तो ऊपर जब हम गए, हम घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे हम मूव कर रहे हैं, बट एयर के रेसिस्टेंस से हमारी स्पीड और अर्थ की रोटेशन स्पीड में देयर विल बी अ डिफरेंशियल डिफरेंस। अरे हमारी मतलब इसकी, ये जो ऊपर चला गया, इसकी कम हो जाएगी क्योंकि एयर रेसिस्टेंस मिला इसको, ये इस डायरेक्शन में मूव कम करेगा। अर्थ ज्यादा घूम गया, ये कम घूमा, तो पीछे की तरफ गिरेगा, ठीक है। and it will fall at some angle also। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। हाँ, अगर वैक्यूम रहता तो सीधे सीधे गिरता, राइट। क्योंकि अभी के केस में हो रहा है, जब छोटे डिस्टेंस पर हम उड़ाते हैं इसको,
तो एयर रेसिस्टेंस बेसिकली टाइम फ्रेम जो है जिसमें वो ऊपर जाकर के नीचे आ रहा है वो बहुत छोटा है, तो डिस्प्लेसमेंट बहुत नेग्लिजिबल रहेगा। ऐसे भी स्पीड बहुत फास्ट है नहीं अर्थ का, स्पिन कर रही है लेकिन इतनी फास्ट थोड़ी कर रही है कि क्या बताइए, मुझे पता ही नहीं था। चलिए एकदम थैंक्स भी बोल लेंगे कल ही चाहिए। अच्छा चलो, थैंक यू, थैंक यू फॉर informing us. Okay. If not random, motion in real life may be understood separately as this trajectory तक तो पहुंच चुके थे। अरे मैं भूल गया। नहीं, कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से मैं करा रहा हूँ इसको। नहीं, न्यूमेरिकल सेकंड वाले पार्ट में करेंगे, इन लोगों को थ्योरी भी तो चाहिए ना। हाँ, अरे बाकी लोगों को परीक्षा देना है ना। हाँ तो फिर देखो, लीनियर मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन क्या है, पैराबोलिक मोशन क्या है, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लोगे, हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। दोनों दोनों, मैं हमेशा बोल रहा हूँ दोनों पढ़ो। हाँ, तुमको नहीं, तुम खाली एनसीईआरटी पढ़ो, तुम कुछ मत पढ़ो। HSC, Aristotle fallacy stated that external force is required to keep a body in uniform motion. ठीक है, ऐसा एरिस्टोटल ने BC 350 में बोला था। ठीक है, और न्यूटन ने आके 1650 में ये बोला। क्या? अबे इसने कुछ और बोला है, तुम लोग स्टेटमेंट पढ़ते ही नहीं हो। ये बोल रहे हैं कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, और लॉ ऑफ इनर्शिया में वो बोलता है कि जब कोई फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे तो बॉडी इनर्शिया स्टेट में रहेगी, कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट। नहीं, वो उसने नहीं बोला था, वो इसने बोला था। उसने बोला कि अगर किसी बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लगेगा तो वो अपना स्टेट ऑफ मोशन कंटिन्यू रखेगा। ठीक है, अब रियलिटी में यू कैन नॉट हैव अ सरफेस जो कि फ्रिक्शनलेस हो, तो एक एक्सटर्नल फोर्स आ गया। ठीक है, इसके लिए हम रिटार्ड करके रुक जाते हैं। अब हमको अगर उसको कांस्टेंट मोशन में रखना है, सेम मोशन में रखना है, तो जितना फ्रिक्शन हम पर लग रहा है उसी के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा। ये बात अरिस्टोटल ने बोली थी, सो दैट उसका कांस्टेंट मोशन जो है वो कंटिन्यू रहे। हाँ, अगर किसी चीज को सेट इन मोशन करते हैं और छोड़ देते हैं तो उस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा तो वो रिटार्ड करके रुक जाएगा क्योंकि उस पर एक अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, दैट इज न्यूटन्स लॉ। ठीक है, अरिस्टोटल सेड उससे पहले कि अगर मुझे उस बॉडी को, आई मीन ही वाज टॉकिंग अबाउट रियल सिनेरियो, एंड अगर उस बॉडी को मुझे कंटिन्यूअसली मूव करना है सेम स्पीड पे, तो आई हैव टू अप्लाई अ कांस्टेंट फोर्स ऑन इट, और ऑब्वियसली उस फोर्स की वैल्यू उतनी होगी जितनी फ्रिक्शन रहेगी। फ्रिक्शनल फोर्स जितना उस बॉडी पर काम करेगा उतना फोर्स अगर हम अप्लाई करते हैं तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, क्योंकि उस कंडीशन में उस पर नेट अनबैलेंस्ड फोर्स जो होगा या नेट फोर्स जो होगा दैट विल बी जीरो। ठीक है, देन इट कम्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ न्यूटन्स लॉ। This was probably based on a common experience like a ball rolling on a surface stops after rolling through some distance. Thus, to keep the ball
moving with constant velocity we have to continuously apply a force. ये सारी चीजें हो गई. Okay, ये पैराग्राफ. Galileo showed that all the objects stop moving because of some resistive or opposing force like friction, viscous drag, etc. In these examples, such forces are frictional force for rolling ball, viscous drag or viscous force of air for paper plane, and viscous force of water for boat. Right. Viscous is resistive force. फ्लूइड्स में उसको विस्कस फोर्स बोलते हैं या ड्रैग फोर्स बोलते हैं, और सॉलिड्स के केस में उसे फ्रिक्शन बोलते हैं. Thus in reality, for an uninterrupted motion of a body, additional external force is required for overcoming these opposing forces. Was Aristotle correct? If correct, explain his statement with an illustration. If wrong, give the correct modified version of his statement. क्या हाफ करेक्ट था, फुल्ली करेक्ट था क्या? हाँ, उसको पता नहीं था. उसकी गलती. सही बात, सही बात. हाँ, आधी चीजें तो उसी की है. कहाँ कहाँ से ये फालतू चीजें पता होती है. वो प्रॉपर ऑप्शन में पढ़ा और पढ़ाया करता था, उसके सारे चीजें वहां पर प्रिजर्व्ड है. नहीं क्या? न्यूटन वाज अ प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स. कौन? न्यूटन. अभी देखो यहाँ पे आइंस्टाइन. हाँ लिखा. आइंस्टाइन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में था and he regretted his invention. इन्वेंशन नहीं, थ्योरी. उसने तो थ्योरी ही दिया. नहीं 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 नहीं, उसी का था. डेल्टा इज सॉरी ई इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर. उसने बता दिया कि ऐसा होगा ही होगा. इट्स रियलिटी. तुमको जब करना है कर लेना. हाँ, तो फिर एटम बम बना लिया लोगों ने. ऑटो हॉर्न ने उसका आइडिया कॉपी किया. ओपेनहाइमर देखने गए, उसमें क्वांटम थ्योरी वगैरह वैसे और ये रात को 10 बजे प्लान कर रहे हैं. हाँ चलो चलो कहाँ पे? किसने? आइंस्टाइन. हाँ हाँ, वो उसका मैंने बोला.
He was great admirer of Gandhi, और मैंने बोला Albert Einstein. He was indeed follower of Gandhi, you can say. उसने अपने एक ऐसे स्पीच में And हाँ and Second World War के बाद he was very much inclined toward Gandhi's philosophy, non-violence. अभी गांधी जी है But ठीक है, anyway, जो होना था हो गया. अभी क्या? ओके, लेट अस कम टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. 3 मोशन के लॉ है इनके भाई साहब के. ठीक है. फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया. जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, अनबैलेंस फोर्स, तब तक बॉडी का स्टेट ऑफ इनर्शिया विल नॉट चेंज. हाँ, अब स्टेट ऑफ इनर्शिया का मतलब होता है कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट. If it is at rest, it will continue to be at rest. If it is in motion, it will continue to be in motion. ठीक है. And क्या क्या? हाँ, inertia का मतलब inertia, the inner word inertia or the physical meaning of inertia is mass. So inertia is proportional to the mass. Anything which has anything which has higher mass will have higher inertia. Anything which has lower mass will have lower inertia. ठीक है. Mass is also called as inertia of rest. ये शायद लिखवाया है, नहीं लिखवाया है. ठीक है. Mass is inertia of rest. नोट कर लो. और inertia of motion is linear momentum. हाँ, ठीक है, right. And momentum is inertia of motion. Linear momentum is inertia of motion. उसको मैंने सब धक्का मारा तो तब तक वो रेस्ट में राइट ना. ठीक है. अच्छा, और मोशन या एक्सेलरेशन का क्वालिटेटिव डेफिनेशन जो है दैट कम्स फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ठीक है. चीजें मूव कब होएंगी? जब अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स या उसका मोशन स्टेट ऑफ इनर्शिया ब्रेक कब होएगा? व्हेन यू आर गोइंग टू अप्लाई एन अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन इट. अनबैलेंस का मतलब नेट कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा आपको. अगर कुछ ऑलरेडी फोर्स उस पर अप्लाई हो रही है तो उसको काउंटर करके कुछ और एक्स्ट्रा फोर्स डालना पड़ेगा. यानी सारे फोर्सेस जो उस पर लग रहे हैं दैट शुड नॉट एड अप टू 0. इट शुड हैव सम वैल्यू. दैट इज कॉल्ड नेट अनबैलेंस्ड. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से he describes about the quantitative aspect of acceleration. Quantitative aspect of acceleration. He says that rate of change of momentum of a body will be equal to the net unbalanced force applied on it, or it will be directly proportional to the net unbalanced force applied on that body. ठीक है. From there we get F is equal to dp dt, where p is mass into velocity. ठीक है. अब यहाँ पर एक चीज दिया हुआ है, we are going to come to that. या फिर उसके बाद इसको पढ़ लेते हैं. Do you know mathematical expression for force must be remembered as F is equal to dp dt, not as F is equal to ma, as F is equal to dp dt is equal to dmv dt is equal to dm dt v plus m dv dt. ठीक है. प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन ओवर m एंड v. ठीक है. तो m को किया तो dm dt हो गया और v हो गया और m इंटू dv dt हो गया. अब ये वाला पार्ट जो है राइट मोस्ट पार्ट, दैट इज सॉरी, ये वाला पार्ट जो है, सिर्फ ये वाला पार्ट जो है, दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन.
बट अगर सिर्फ मास इनटू एक्सीलरेशन लेते हैं तो ये वाले पार्ट को हम छोड़ देते हैं, विच इज मे नॉट बी राइट ऑल द टाइम। ठीक है, नहीं, क्योंकि मास चेंज नहीं होता है, तो इसलिए सुनो, मास चेंज नहीं होता है इसलिए डीएम dt फॉर एवरी बॉडी विल रिमेन जीरो। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म मेजॉरिटी ऑफ केसेस में हमारे फॉर ऑल फिजिकल रिजिड बॉडीज के लिए ये वैल्यू जीरो हो जाती है, तो अल्टीमेटली F इज इक्वल टू ma हो जाता है। बट ऐसी बॉडी जिसके लिए डीएम dt जीरो ना हो, ठीक है, फॉर देम F विल बिकम इक्वल टू dm dt v प्लस m dv dt, दोनों कंपोनेंट रहेंगे। ठीक है, for a given body mass is constant, therefore dm dt is 0, and only for those cases F is going to be equal to ma। बट अब सीन ये है कि अर्थ पर हमारे जितने भी रिजिड बॉडी है उन सबके लिए dm dt 0 रहे। हम सारी चीजें अर्थ पर ही देखेंगे, यूनिवर्स में क्या हो रहा है उससे हमको क्या लेना देना है, जो दिखता ही नहीं है उसके बारे में हम क्यों सोचते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए मेजॉरिटी ऑफ केसेस अर्थ की होती है और उन पर डीएम dt जीरो होता है। इसकी वजह से हम F इज इक्वल टू ma से बच्चों को पढ़ाना चालू करते हैं, और जब बच्चे बड़े होते हैं तो दे हैव टू स्टडी दिस होल इक्वेशन। इज दैट ओके? जैसे अब हम लोग बड़े हो गए हैं तो हमको अगर बोलना होगा तो हम क्या बोलेंगे, अगर ये बोलेंगे सिर्फ तो गलत हो जाएगा, यानी ये अगर हम बोलेंगे तो इट विल बी अ रॉन्ग डेफिनेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, द राइट डेफिनेशन इज, हाँ, धीरे धीरे रॉकेट उड़ाने लगे। चलेगा, कोई बात नहीं। ओके, देन कम्स, अच्छा, पी एम वी इज लीनियर मोमेंटम। थर्ड लॉ बोलता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और इससे हमारा आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हाँ, the two forces reaction and action are going to act on two different bodies, number one। number two, थर्ड लॉ से आता है हमारा आइडिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दो चीजें कोलाइड करेंगी या एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं तो वो एक दूसरे के मोशन को इम्पैक्ट कर, बिफोर, अच्छा, इम्पैक्ट तो करती है बट पॉइंट ये है कि बिफोर कॉलिजन जो मोमेंटम रहेगा वही मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन रहेगा। ठीक है, अगर अगर कॉलिजन इलास्टिक है परफेक्टली, तो अगर इलास्टिक नहीं है, प्लास्टिक है, तो फिर देयर इज गोइंग टू बी some other things which are going to come into play, we are going to investigate that as well। नहीं रहेगा क्योंकि वो इलास्टिक कॉलिजन नहीं है। ठीक है, हाँ, नहीं, क्या प्लास्टिक होना चाहिए, देखो, जो चीजें डिफॉर्म हो जाती हैं उनको प्लास्टिक बोलते हैं, जो चीजें डिफॉर्म नहीं होती हैं परमानेंटली उनको इलास्टिक बोलते हैं। हाँ, गाड़ी से टकराई पूरा वो लगेगा नहीं, मैं दो इंसान को टकरा रही हूँ, बंदा नीचे गिरेगा नहीं, हमारा शेप इधर चेंज हो रहा है, सही तरह कहीं पर प्लास्टिक। देखो, कोलिजन करने के बाद अगर हम अपने शेप एंड साइज को रीगेन कर लेते हैं देन वी आर गोइंग टू बी इलास्टिक, इफ नॉट देन वी आर गोइंग टू बी प्लास्टिक। ठीक है, कोई भी दो बॉडी इंटरेक्ट कर रही है, इंटरेक्शन के बाद अपने शेप एंड साइज को रीगेन कर लेती है, देन दैट बॉडी इज इलास्टिक, अदरवाइज इट इज प्लास्टिक। ठीक है, अभी ह्यूमन का कॉलिजन जो होगा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, यस देयर इज गोइंग टू बी डिफॉर्मेशन, परमानेंट डिफॉर्मेशन, स्वेलिंग हो जाएगी आपके स्किन में, स्किन में होएगा और आपके
स्किन के नीचे वाले लेयर में, वेस्कुलर लेयर जो होती है उसमें डिफॉर्मेशन हो जाएगा। हाँ तो जब होगा तब होगा ना। हाँ हाँ तो ठीक होने देना भाई, वो तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें वो रिकवर कर लेता है। नहीं होगा ना, अगर रिकवर नहीं कर जो फूला था वो मर गया, उसको रिप्लेस करके दूसरा आके उसको रिपेयर करता है। तो हम प्लास्टिक लेंगे। हाँ मर गया, सेल मर जाता है ना। हाँ अबे देखो, तो तुमको क्या लगता है एक जगह पे चोट लग जाती है आपको, वो स्किन थोड़े दिनों बाद पिल ऑफ हो जाता है? क्यों हो जाता है? निकल जाता है वो। तो जैसे ही टकराए वो मर गया, आपको दिखे या ना दिखे। ऊपर रहेगा तो दिखेगा, अंदर रहेगा तो ब्लड सर्कुलेशन में वो निकल जाएगा। ठीक है, गुड। बट आप लोगों ने इतना सोचा, ये अच्छी बात है, आई एम हैप्पी। रबर में जाऊं? हाँ तू जा, जा। पूछना मत बीच में, नहीं तो मारूंगा। हाँ फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F dp dt d mv dt for a given body, mass is constant, therefore F is ma. Thus if F is equal to 0, v is constant, hence if there is no force, velocity will not change. This is nothing but Newton's first law of motion. ठीक है, ठीक है। सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ जो है वो डेराइव होता है, डेराइव होता है ऐसे नहीं बोल सकते हैं। फर्स्ट लॉ जो है वो क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन या यू कैन से क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन को फिक्स करता है, whereas quantitative definition of acceleration comes from second law. क्वांटिटेटिव वैल्यू वाला जो डेफिनेशन होता है वो सेकेंड लॉ से आता है, और क्वालिटेटिव डेफिनेशन कम फ्रॉम फर्स्ट लॉ। क्या हो गया? थर्ड लॉ से तो एक्शन रिएक्शन पेयर बनता है जिससे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आता है। नहीं, वो क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन नहीं देता, कुछ भी नहीं देता, वो एक्सेलरेशन का डिस्क्रिप्शन देता ही नहीं। इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूटन्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये पढ़ लेना तुम लोग, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। और द डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट ऑफ रेस्ट एंड लाइज इन द चॉइस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ये पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। आई विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट इट, you can understand it. Importance of Newton's second, it gives mathematical formulation for qualitative measurement or measure of force at the rate as a rate of change of momentum, linear momentum. It defines momentum p is equal to mv instead of velocity as a fundamental quantity related to motion. What is changed by a force is momentum and not necessarily its velocity. वो हाँ 48. Aristotle fallacy is overcome by considering resultant unbalanced force. We have discussed it, right? Importance of third law, it defines action reaction pair as a pair of equal and opposite forces acting along the same lines. Action and reaction forces are always on different objects. Consequences, हाँ ये वाले पार्ट को पढ़ देता हूँ। Action forces exerted by a body X on body Y, conventionally written as Fxy, exerted by body X on body Y, Fyx, it is the force experienced by Y. As a result, body Y will exert a reaction force Fxy on body X. In this case, body X experiences the force Fxy only, while body Y experiences the force Fyx only. The force Fxy and Fyx are equal in magnitude and opposite in their direction. But there is no question of cancellation of these forces as those are experienced by different objects. कैसे होगा? हाँ, दो अलग अलग लोगों पे लग रहा है। ठीक है, दो लोग जब टकराए तो एक ने दूसरे के ऊपर
टक्कर मारी और दूसरे ने पहले को टक्कर मारी। हाँ, force Fxy and Fyx need not be contact forces. Repulsive forces between two magnets in a pair of action react can be a pair of action reaction force. In this case, the two magnets are not in contact. Gravitational force between Earth and Moon or between Earth and Sun are also similar pair of non-contact action reaction forces. ठीक है? Okay, this is good. ये क्वेश्चन है, विल बी डूइंग है इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा ठीक है, गुड। यहाँ पर एक और चीज आएगा, चूंकि नॉन इनर्शियल आ रहा है, तो एक आखिरी चीज जो थ्योरी में छूटी हुई थी, दैट इज कॉल्ड सूडो फोर्स। विल बी टॉकिंग अबाउट दैट ओवर हियर इन दिस सेगमेंट। हाँ, इसी में सूडो है, और कहाँ सूडो? अच्छा, नहीं वो सूडो इनर्ट कहाँ होते हैं? सूडो इनर्ट तो क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन होते हैं, वो तो इनर्ट है। हीलियम और नियॉन और आर्गन आर इनर्ट, ये तीन नीचे वाले जो हैं ये सूडो इनर्ट ऑक्साइड्स एंड फ्लोराइड्स बनाते हैं। यू नो, स्पेशली जेनॉन तो बहुत सारे कंपाउंड बना लेते हैं। अच्छा, हाँ धोखा दे दिया। हाँ चल बाय, कल नहीं आएगा, चलेगा। Okay, let us discuss about this problem. मारना is not always a solution. ठीक है, वो सही है। नहीं नहीं, वो डिपेंड करता है आप कहाँ रहते हो, उस पर डिपेंड करता है। सीनोज की बाहर निकालने से ही बाहर और बाहर नहीं जा सकते, तो बाहर निकाल देते हैं। मुझे भी पता है कि अगर मैं घर से बाहर आद्या को निकालता हूँ, से कैन नॉट लीव द सोसाइटी until unless I allow her to go out. तो हाँ, लिफ्ट से नीचे जाना अलाउड नहीं है उसको, तो शी कांट एंटर इनटू दैट। स्टेयर से नीचे जाएगी, गेट तक तो पहुंच जाएगी, उसके बाहर उसको अकेले नहीं निकलना दिया जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी वाले उसको डांट के भगा देंगे अंदर। तो यानी ये कुछ स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है सिक्योरिटी को, तो फिर शी कैन नॉट गो आउट, ये मुझे पता है, तो फिर उसको बाहर निकाल देते हैं अगर बदमाशी करती है तो। ठीक है। Of 0.5 meter per second, the velocity at which the water is coming out is 0.5 meter per second. Area of the bore of the pipe is 10 centimeter square. Calculate the force to be applied by the gardener to hold the pipe horizontally and stationary. Now, क्या हुआ? नहीं नहीं, लिखना है, अभी आ रहे हैं। नहीं लिखे नहीं थे। क्या करना है, लिखने के लिए चाहिए, सॉल्व करने के लिए चाहिए? सॉल्व करने के लिए ये वाले पेपर्स ले लें। अच्छा पकड़, यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। गार्डनर है, उसने हॉज पाइप को पकड़ रखा है, पानी निकल रहा है। पॉइंट ये है कि किस फोर्स के साथ वो हॉज पाइप को पकड़े, सो दैट
हॉस पाइप उसके हाथ से छूटे नहीं, अदरवाइज क्या होगा, अगर हल्का पकड़ोगे तो बाहर निकल जाएगा, पाइप गिर जाएगा हाथ से। ठीक है, कभी एक्सपीरियंस किए हो? क्या? अच्छा हाँ, साइकिल होते हैं। किए हो? गुड। मैं नहीं हो रही थी, हाँ, हॉर्स पाइप रहेगा तो उड़ जाओगे, नॉर्मल वाली पाइप से पाइप उड़ेगा। हम्म, ओके, so this area is 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। अच्छा, हाँ, एक और जीरो रहेगा। 1/1000 मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम रेट फ्लो क्या हो जाएगा? द स्पीड एट विच वाटर इज गेटिंग एजेक्टेड इज 5.5 मीटर पर सेकेंड। तो वॉल्यूम एजेक्शन रेट क्या हो जाएगा? डीवी डी टी, वी इज वॉल्यूम। ठीक है, इट विल बी एरिया इनटू वेलोसिटी। हाँ, ये हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि पर सेकेंड कितना पानी बाहर आ रहा है। ठीक है, पर सेकेंड कितना पानी बाहर आ रहा है। ठीक है, अब पर सेकेंड कितना पानी बाहर आ रहा है, तो वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम इज क्रॉस सेक्शन इनटू द लेंथ। ठीक है, लेंथ का डेरिवेटिव लेंगे तो डीएल डी टी विल बिकम वी। जो पानी एक सेकेंड पहले यहां पे था वो अभी निकल जाएगा। ठीक है, यानी उसके पहले वाला सारा पानी निकल गया, राइट। इस एक सेकेंड में इसके आगे का सारा पानी जो था वो निकल गया। तो एक सेकेंड में कितना पानी बाहर निकला? दैट इज गोइंग टू बी डीवी डी टी। क्या? सारा पानी निकल गया। एक एक से एक नमूने लोग हैं, सब मेरे ही क्लास में हैं। हाँ। चलो। ओके, बैक टू दिस। डीवीडीटी वॉल्यूम फ्लो रेट हमको मिल जाएगा, एरिया इंटू वॉल्यूम वेलोसिटी करेंगे तो दिस इज 1/1000 इंटू वेलोसिटी इज 0.5। दिस विल बिकम 5/10,000। क्या होगा? मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, अब मास फ्लो रेट अगर चाहिए मुझे, डीएमडीटी चाहिए तो मुझे, हाँ, तो डीएमडीटी क्या हो जाएगा? रो इंटू डीवीडीटी। अरे मास केजी में होगा और वो वॉल्यूम में होगा, मीटर क्यूब में है। कर सकते हैं ना, कर रहे हैं ना। हाँ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज मास। एक सेकेंड में अगर 5 मीटर क्यूब बाहर निकला, उससे उसकी डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक सेकेंड में कितना केजी निकला ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो रो इंटू डीवीडीटी किया हमने, रो इज 1000 इंटू 5/10,000। kg per meter cube is the density of water। खुद से सोचना होता है। हाँ, ये बात तो है। चलो, खुश हो जाओ।
याद रखो वाटर का डेंसिटी क्या होता है, कितना होता है, 10⁻³ यूनिट क्या है, क्विंटल पर टन। पानी का हाँ, और ग्राम पर ml या पर सीसी क्या रहेगा, वैल्यू 1। ठीक है, इट इज 1 ग्राम पर सीसी, रो इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सीसी डेंसिटी और 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये बचपन से पढ़ाया जाता है, हम लोग को याद रखना पड़ता है। ठीक है, वेरी गुड। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.5 kg पर सेकेंड। मास फ्लो रेट हो गया, और वेलोसिटी हमारा ऑलरेडी है 0.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम आ जाते हैं F इज इक्वल टू dp dt, दैट इज dm dt इंटू v प्लस m इंटू dv dt। हॉज पाइप से पानी निकल रहा है, वेलोसिटी तो उसका चेंज हो नहीं रहा है, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा लड्डू। मास नहीं बदलता, मास नहीं बदल रहा, नहीं, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो डीवीडी, हाँ डीवीडीटी क्या हो जाएगा लड्डू, डीएमडीटी क्या होगा 0.5, और v क्या है वो भी 0.5 है, और दोनों ऐसा यूनिट में आ गए। अब तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0.5 इंटू 0.5 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज 0.25 न्यूटन। बोलो बेटा। यस, जब डीवीडीटी का मतलब भाई होना कितना चेंज हुआ, राइट। तो अगर आपको कोई चेंज देखना तो हम हर बार डीवीडी चेंज इन वेलोसिटी विल बी डीवीडीटी, वो दिया हुआ है क्वेश्चन में ना ऊपर में। Volume is area into length. Change of length will be velocity. Therefore, change in volume per unit time will be area into velocity. ये बात समझ में आ रही है हम लोगों के? तानिया एंड स्वरा? यस सर। ओके, सो इतना फोर्स लग रहा है हॉर्स पाइप पर, उसको उसको सस्टेन करना पड़ेगा। तो अगर वेलोसिटी की जगह डिस्टेंस दिया तो हम लोग ds by dt हाँ, वेलोसिटी या डिस्टेंस क्या रहेगा s by dt वेलोसिटी ठीक है, इसको नोट कर लो। कर लिया? कैन आई मूव ऑन? वेरी गुड। चलिए, तो एक अच्छा क्वेश्चन मिल गया करने के एस्पेक्ट से। इधर ये रहेगा या मास कांस्टेंट रहेगा और वो वाला डीवीडीटी रहेगा। हाँ, क्या हुआ? नहीं नहीं, वही चीज की है। ओके, कितने बजे? और रुक जा रुक जा रुक जा, नहीं, 10 मिनट रुक जा, ये वाला पोर्शन करा देता हूँ, और 4.5 तुम फिर घर से कर लेना। यू नो अबाउट इट, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट ऑलरेडी।
ठीक है ना। अगले लेक्चर में फिर मैं इसके आगे से कराना चालू करूंगा। ये इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट इट इन काइनेमेटिक्स, तो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट। ठीक है, फिर भी एक बार कर लेते हैं क्योंकि ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट इसी चैप्टर का होता है। inertial and non-inertial frame of reference. Consider yourself standing on a railway platform, ये blah blah blah, वो रहने दो। यहाँ पे डायरेक्ट वर्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ये हमको हाईलाइट कर लेनी है। हाँ हाँ, usually a set of coordinate with a suitable origin is enough to describe a frame of reference. If position coordinate of an object is continuously changing with time in a frame of reference, then that object is in motion in that frame of reference. ठीक है, हाँ राइट। एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो मोशन में है, किसी दूसरे फ्रेम ऑफ मोशन में वो मोशन में नहीं भी हो सकता। Any frame of reference in which Newton's first law of motion is applicable is the simplest understanding of an inertial frame of reference. Any frame of reference in which Newton's first law of motion is applicable is the simplest understanding of an inertial frame of reference. Basically इस statement का मतलब ये है कि Newton's law of motion जो है that is going to be that may not be applicable, I mean that is not applicable in non-inertial frame of reference. It is always applicable in inertial frame of reference. Is that okay? कौन सा पिछला वाला, मतलब हॉज, तो हाँ, इसमें ट्रेन मूव जो कर रहे हैं, ट्रेन में जब तक हम बैठे हुए हैं ना और हम अपने आजू बाजू के लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और वहां पर बाय डिफॉल्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है वो अप्लाइड नहीं होगा। बट ऐसा नहीं है कि अप्लाइड नहीं होगा, अगर उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम देख रहे हैं और उसको हम इनर्शियल मान रहे हैं, यस, को पैसेंजर आर नॉट एक्सपीरियंसिंग एनी फोर्स and therefore they are in rest. Are we getting this point? or train or person downward train और person के बीच नॉन इनर्शियल हो जाएगा। देखिए, ट्रेन के अंदर कोई बैठा हुआ है, ही इज, आई मीन ट्रेन इज मूविंग। अब ट्रेन अगर मूव कर रही है तो वो इनर्शियल फ्रेम नहीं हो सकता है। बेसिकली अगर बाहर से हम देखते हैं तो वो इनर्शियल फ्रेम नहीं है ग्राउंड पर खड़े होकर के, क्योंकि हमारा फ्रेम ही मूव कर रहा है। ठीक है, इनर्शियल का मतलब एक्चुअली रेस्टेज नहीं होता है, और एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं, ठीक है, इट्स एब्सोल्यूट रेस्ट, एक्चुअली एब्सोल्यूट रेस्ट। उसमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन ऑफ दैट फ्रेम विल नॉट बी चेंजिंग एट ऑल। ठीक है, तो वो इनर्शियल होता है, और उस इनर्शियल फ्रेम में हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल। नॉन इनर्शियल में जिसमें कोऑर्डिनेट्स, उस रेफरेंस फ्रेम का कोऑर्डिनेट ओरिजिन जो होगा दैट विल कीप चेंजिंग इट्स पोजीशन। नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट ये होता है कि अगर न्यूटन्स लॉ को मुझे वहां पे एप्लीकेबल कराना है, ठीक है, तो एक नया टाइप ऑफ फोर्स आएगा, इमेजिनरी फोर्स, दैट इज कॉल्ड सूडो फोर्स। वो उसमें हम अप्लाई कर देते हैं। द मोमेंट वी अप्लाई दैट फोर्स इनटू इट, उसके बाद वो फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम इनर्शियल फ्रेम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यानी अब उसमें हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल हो जाएगा। हाँ, लेकिन हाँ, ट्रेन वाला ही एग्जांपल फिर से लेते हैं। जैसे जब तक वो इंसान, मैं चल रहा हूं और मेरे बाजू में कोई बैठा हुआ है, दोनों चल रहे हैं, ठीक है, ट्रेन में बैठे हुए ट्रेन जा रही है, ठीक है, तो मेरे बाजू वाला पैसेंजर मेरे रेस्पेक्ट में चल नहीं रहा है,
क्योंकि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, अब ट्रेन अचानक से ब्रेक मारती है और मैंने ऊपर पकड़ा हुआ है ऐसे करके, और वो बंदा नहीं पकड़े हुए है। ठीक है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द मोमेंट ब्रेक लगेगा वो आगे की तरफ आ जाएगा, और मैं नहीं आऊंगा क्योंकि मैंने ऊपर करके पकड़ा हुआ है। आई वॉज एक्सीडेंटली रिलैक्सिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और मैंने ऊपर भी पकड़ा हुआ था और पीछे अड़का हुआ था, तो इसलिए मेरी मैक्सिमम सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी जो है दैट इज इन कॉन्टैक्ट ऑफ द मूविंग ट्रेन। तो वो जो बेसिकली ब्रेक मारेगा, तो जिस मोशन से या जो भी वो ट्रेजेक्टरी ले रहा होगा, वही ट्रेजेक्टरी मेरे बॉडी के हर पार्ट को लगभग मिल जाएगी, और इसकी वजह से मैं जर्क नहीं मारूंगा और ये वाला बंदा क्या होगा, जर्क मारेगा। अब इसके उस जर्क को कैसे एक्सप्लेन करें? ठीक है, ये ट्रेन जो था दैट वाज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, किसी के लिए भी, क्योंकि वो फ्रेम ही मूव कर रहा है, उसका कोऑर्डिनेट जो है बदल रहा है। इनर्शियल फ्रेम कोई एक मतलब सिंगल फ्रेम नहीं है। एनी फ्रेम कैन बी कॉल्ड इनर्शियल इफ इट्स कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज नॉट चेंजिंग। और जब जो इनर्शियल फ्रेम है उसके रेस्पेक्ट में अगर किसी फ्रेम का कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन चेंज कर रहा है, इट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। सो अभी जब तक वो साथ साथ चल रहे थे हम दोनों, उसकी भी बॉडी नहीं मूव कर रही थी, मेरी भी बॉडी नहीं मूव कर रही थी, तो ये ट्रेन वाज एक्टिंग एज अ इनर्शियल फ्रेम। हाँ, यूनिफॉर्म देखो, हम दोनों चल रहे हैं और हमको आपस में रिलेटिव मोशन फील नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि देयर इज नो एक्सेलरेशन हैपनिंग, वी आर मूविंग विथ सेम कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, या एटलीस्ट सेम स्पीड। जब तक डिफरेंस आया नहीं, जब तक डिफरेंस नहीं आया, जैसे मैं ज्यादा कांटेक्ट में था, मैं आगे नहीं गिरा, वो आगे की तरफ झुका ना, द मोमेंट वो आगे की तरफ झुका हमारे मोशन डिफरेंट हो गए, तभी मैं ऑब्जर्व कर पाया। बट मैं तो था नॉन इनर्शियल फ्रेम में, नॉन इनर्शियल फ्रेम में था, और उस पर कोई अलग से फोर्स किसी ने आकर के तो उसको झटका दिया नहीं, कोई तीसरे बंदे ने आकर के उसको नहीं मारा, तो उस पर फोर्स आया कहां से? ट्रेन से आया। ठीक है, बट इसको हम उस ट्रेन के अंदर खड़े होकर के कैसे एक्सप्लेन करेंगे? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेन के अंदर मैं भी खड़ा हूं और वो भी खड़ा है, तो मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता हूं कि उस पर वो झटका कहां से आया। इज दैट ओके? अब उस पर उस झटके को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि ये मुझे पता है कि ट्रेन मूव कर रही है, यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो मुझे उस पर एक फोर्स लगाना पड़ेगा, इमेजिनरी फोर्स। दैट इमेजिनरी फोर्स इज सूडो फोर्स। ठीक है, अब मैं जब सूडो फोर्स उस पर लगा दूंगा, तो मेरा नॉन इनर्शियल फ्रेम जो है वो परमानेंट इनर्शियल फ्रेम में कन्वर्ट हो गया। अब मैं वहां पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एज इट इज लगा सकता हूं, जैसे किसी इनर्शियल फ्रेम में लगा था। हाँ, तब वो ट्रेन आप लोगों के लिए इनर्शियल फ्रेम था ना? हाँ, हम लोगों के लिए, जब तक हम दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है, तब तक वो हमारे लिए इनर्शियल था। जब वो आगे गया तो दोनों के लिए नॉन इनर्शियल थे, बट फिर आपको पता नहीं था कैसे सूडो फोर्स डाला, राइट, परमानेंट इनर्शियल हो। ठीक है, हाँ, ग्राउंड से अब सारी चीजों को देखने लगे। ठीक है, तो वी आर बोथ मूविंग, बोथ द पैसेंजर्स आर मूविंग, उन पर एक नेट फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, ग्राउंड रिस्पेक्ट से तभी तो ट्रेन नॉन ग्राउंड के उससे तो वो नॉन इनर्शियल है, वो नॉन इनर्शियल क्या, वो तो ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है। ठीक है, और उसके साथ साथ दो और ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है। हाँ, अब जब ट्रेन में ब्रेक लगती है, एक पैसेंजर आगे जाता है, दूसरा पैसेंजर नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? पहले वाले पैसेंजर पर देयर आर सम फोर्सेस विच आर एक्टिंग, विच इज नॉट अलाउिंग
द ट्रेन एंड द ऑब्जेक्ट टू गेट सेपरेटेड, वो कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, ठीक है। मैंने पकड़ा हुआ था तो देयर वाज अ कॉन्टैक्ट फोर्स एक्टिंग जो कि उसको काउंटर कर रहा था, और जिसका कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं था वो आगे की तरफ स्लिप किया, ठीक है। तो उस पर जो फोर्स लग रहा था कंटिन्यूअसली, वही फोर्स उसको आगे बढ़ाया। इनर्शियल फ्रेम में वी हैव एक्सप्लेनेशन फॉर हिम टू गो फॉरवर्ड, लीन फॉरवर्ड। किसको? ट्रेन को ना, हाँ, उसको इनर्शियल इसलिए बना रहे हैं क्योंकि उसमें अगर मुझे कोई भी चीज कैलकुलेट करनी होगी तो मैं हर बार ग्राउंड फ्रेम में आकर के चीजें कैलकुलेट करूंगा और वहां पे रिप्रेजेंट करूंगा, दैट्स नॉट गोइंग टू बी फिजिबल ऑल द टाइम, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज माई लेंथ ऑफ कैलकुलेशन। तो मैं जिस फ्रेम में हूं उसी को इनर्शियल बना देता हूँ। एक्चुअली इनर्शियल नहीं है, नहीं है, आपने बनाया ना, बनाया, आपको कैलकुलेट, राइट, ठीक है। कैलकुलेशंस को इजियर करने के लिए मैं उसी फ्रेम को सूडो फोर्स डाल करके इनर्शियल बना दूं, ठीक है। तो सूडो फोर्स डालने का सिंपल सा पर्पस जो होता है वो यही होता है कि कोई भी नॉन इनर्शियल फ्रेम को मैं इनर्शियल बना दूं और उसी फ्रेम में मैं चीजें सॉल्व कर दूं, क्योंकि हर बार बाहर आकर के उसको देखना फिर उसको सॉल्व करना विथ इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज माय टास्क, ठीक है। और इनर्शियल या नॉन इनर्शियल ट्रांसफॉर्मेशन पे नथिंग इज गोइंग टू चेंज द इक्वेशंस। नेट लेवल पर अगर हम देखेंगे इट्स गोइंग टू रिमेन द सेम, बस टर्म्स जो होते हैं वो लेफ्ट एलएचएस से आरएचएस में चले जाते हैं, आरएचएस से एलएचएस में चले जाते हैं। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? आरएचएस में या आरएचएस से एलएचएस में चले जाएंगे, ठीक है। बाकी इक्वेशन ऑफ मोशन जो रहेगा, नेट फोर्स एंड बैलेंस फोर्स इज इक्वल टू एफ ए, सॉरी एफ इज इक्वल टू एम ए, वो एग्जैक्टली सेम ही रहेगा। जो सूडो फोर्स होगा नॉर्मल कंडीशन में ग्राउंड फ्रेम में जब हम देखेंगे तो वो एलएचएस पे रहेगा, सॉरी आरएचएस में रहेगा, ठीक है। एफ इज इक्वल टू एम ए का पार्ट होगा, एफ का पार्ट नहीं होगा। और जैसे ही हम नॉन इनर्शियल को इनर्शियल बनाएंगे, ठीक है, या नॉन इनर्शियल को इनर्शियल बना करके देखने की कोशिश करेंगे, the pseudo force, that component which was on RHS will come into LHS and will become part of the net unbalanced, ठीक है। और वही अनबैलेंस फोर्स को हमने अप्लाई कर दिया उसके ऊपर, तो आदमी आगे की तरफ झुक गया, जो फोर्स जो एडेड है इसमें, हाँ, हम लोग एलएचएस में लेके चले गए, नेगेटिव माइनस, राइट राइट, वो तो अच्छा वो राइट, वो फोर्स हो गया अनबैलेंस फोर्स, और वही चीज अकाउंट कर देता है उसका आगे का लीनिंग। यहां पर देख लो, अब इसको पढ़ लेना खाली एक बार, यहां पर कहीं पे तो दिया होगा माइनस से में, इसमें दिया होगा, नहीं तो अगले सेगमेंट में दिया होगा, वो दिया हुआ है। अब वो और यही रहता है जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं ना, जैसे कोई भी चीज जा रही है, ये जा रहा है ये एक्सेलरेशन से आगे की तरफ और इसको मुझे नॉन इनर्शियल फ्रेम बनाना है, तो इस पे रखे हुए कोई किसी भी चीज के ऊपर हम नेगेटिव डायरेक्शन में एम ए लगा देंगे एंड दैट इज द सूडो, रुक जाएगा अगर नेगेटिव डायरेक्शन में डाला, राइट। नॉन इनर्शियल, हाँ, नॉन इनर्शियल से अब इनर्शियल, ये फ्रेम अब इनर्शियल की तरह काम करने लगेगा, राइट। हाँ ये यहाँ हाँ निकल सकते हो, यहाँ पे ये दिया हुआ है पेज नंबर 53 के ऊपर, पेज नंबर 53 के ऊपर सूडो फोर्सेस दिए हुए हैं, इस यहां तक हम लोग पढ़ सकते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। सो अभी मैंने समझाया आप लोगों को क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पहले भी इसका डिटेल्स दिया हुआ था, अभी इन टर्म्स ऑफ फोर्स डिटेल्स दिया, इसमें हमने पेज नंबर 49 टू 52 तक के इंफॉर्मेशन को लगभग कवर कर लिया है, डिबारिंग फ्यू थिंग्स हियर एंड देयर, ठीक है, ठीक है। नाउ यू कैन लीव।
और किसी को जाना है? ठीक है, हाँ ब्रेक ले लो। हाँ